तो देखिए, इस मंच के माध्यम से युवा मंच आज का हमारा खास कार्यक्रम, जहां आज के मंच में हम बात कर रहे हैं जेनजीज की, युवाओं की। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो हमारे इस सभागार में अतिथि बैठे हुए मेरे खास मेहमान यहाँ मौजूद है, ओलंपिक यहाँ पर विजेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हमने जाना कि आखिर किस तरीके से प्रदेश की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का यहाँ लगातार मान सम्मान बढ़ा रही है और तकनीक के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, उद्यमियों को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूती देने के लिए, और सबसे बड़ी बात, सरकार की महिलाओं को सशक्त करने की जो जिम्मेदारी सरकार ने ली है, हम देख रहे हैं कि इस पर विचार किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है। और धरातल पर हमने देखा कि क्रियान्वयन तमाम कार्यों का होता नजर आ रहा है। जहां आईटीवी नेटवर्क इस मंच के माध्यम से आपने युवाओं के साथ देखा किस तरीके से आखिर सहभागिता हो रही है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की राज्य व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर, देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति हमने देखी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि राज्य को नक्सलवाद मुक्त बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने काम किया। और खुले मंचों से आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार इस बात की जानकारी दी है कि हमने बस्तर को ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को बदल दिया। और आज देखिए, सभागार में मुझे लगता है कि सभी छत्तीसगढ़ के ही जनता मौजूद है, जेनजीज हैं, युवा हैं और मिलेनियल्स भी हैं। और आज हमने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से जाना कि आखिर प्रदेश की सरकार शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर विकल्प को लेकर क्या तमाम तैयारी कर रही है। क्योंकि हमने दिल्ली का जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखा, हमने आंदोलन को देखा और हमने ये भी देखा कि आखिर सरकार से बच्चों ने क्या सवाल पूछा और सरकार ने कितनी बेबाकी से अपने जवाब को दिया। जहां आपने देखा सोशल मीडिया पर आज युवा वर्ग छाए हुए हैं और यही वजह है कि देश की सरकार ने, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से कई ऐसे वीडियोस को अपना साझा किया कि आखिर प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर के युवाओं के लिए शिक्षा नीति में खास तौर पर क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्रियों से, चाहे वो महिला मंत्री हैं, जिस तरीके से युवाओं से आप संवाद कीजिए। आजकल आप इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो संदेश को दे सकते हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि आखिर तकनीक के लिहाज से किस तरीके से एआई के उपयोग से भी शिक्षा नीति को लेकर सरकार महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस खास कार्यक्रम को कर रहे हैं। उम्मीद एक है और आज सवाल अनेक हैं, लेकिन जवाब अंत में युवाओं को लेकर सरकार के तमाम मंत्रियों ने दिया कि आखिर छत्तीसगढ़ कितना बदला है और कितनी तेज गति से सरकार यहां काम कर रही है। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप जोरदार तालियां बजाइए इस युवा मंच के लिए और आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, अपने लिए मैं चाहूंगी आप अपने लिए भी तालियां बजाएं कि आप सब देख रहे हैं कि आपका राज्य बदल रहा है। एक बार मैं चाहूंगी आप हाथ उठाइए, कितने लोग ये मानते हैं कि बीते सालों में सरकार की नीतियां प्रभावित हुई हैं और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो बदलती दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगी मतलब हाथ उठाइए, क्या वाकई केंद्र सरकार जो कहती है कि नक्सलवाद खत्म हुआ है वो हुआ है? देखिए, भारी तादाद में यहां पर हाथ उठा रहे बच्चे। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी, देखिए आप युवा भविष्य हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से आज आपका राज्य बदल रहा है? वहीं से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? देखिए, बच्चे आज सहभागिता यहां पर अपना रहे हैं और इस मंच की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से सरकार की नीतियां रही हैं, आज कुछ ही क्षणों का इंतजार है जहां सूबे के मुख्यमंत्री हम सबके बीच मौजूद होने वाले हैं और आज होंगे सवाल कि आखिर किस तरीके से प्रदेश की राजनीति बदली है और सरकार आगे क्या कुछ नीतियां अपना रही है। ठीक है, और बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी मंच पर सर आप आए। हमारे साथ खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल जी हैं इस मंच पर। मैं चाहूंगी आप मंच पर आए सर। बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, दयाल दास बघेल जी के लिए। और हम जानेंगे कि आखिर राज्य को तमाम पहलुओं पर मजबूत बनाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। और मेरे सहयोगी भी यहां मौजूद हैं। दीपक जी, ओवर टू यू। Once again, thank you so much for coming, sir.
स्वागत आपका हो चुका है, तो स्वागत एक बार पुनः कर देता हूं, क्योंकि आपके पास जो विभाग है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की 90% से ज्यादा जनसंख्या आपके ऊपर निर्भर करती है, आपके विभाग के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहला सवाल मैं यही लूंगा बघेल जी कह दूं या दयालदास कहूं? नहीं, दूसरे बघेल ना याद आ जाएं। ठीक है, दयालदास जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपका विभाग प्रदेश की 90% से ज्यादा जो जनसंख्या है उसको टारगेट करता है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? आप सबको नमस्कार। आप जो बोल रहे हैं, हकीकत में 90% इस विभाग के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। 82 लाख राशन कार्ड है। 82 लाख राशन कार्ड में प्रत्येक महीना चावल देना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम 82 लाख राशन कार्ड में पर महीना राशन पहुंचा रहे हैं और अच्छे चावल दे रहे हैं। पहले क्या होता था, आप सबको मालूम है कि गरीबी बहुत ज़्यादा था, लोग काफ़ी संख्या में कमाने खाने बाहर चले जाते थे। लेकिन जब से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने जो चावल शुरू किए, 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल, उसका लाभ, भरपूर लाभ मिला है। और उसके बाद से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पलायन कम हुआ है। आज जो 82 लाख राशन कार्ड है, उसमें APL भी है। APL का 8.5 लाख कार्ड जो है, उनको 10 रुपये किलो में चावल देते हैं। बाकी अन्य जो राशन कार्ड है, उनको हम लोग चावल देते हैं। कुछ केंद्र से भी मिलता है 5 किलो और राज्य सरकार से भी 5 किलो चावल देते हैं। इस तरह जो चावल वितरण करते हैं, हकीकत में आज देखा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सो रहा है या भूख की वजह से किसी की मौत हो, ऐसा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। मामला नहीं आया ऐसा जी। जो आपने कहा कोई व्यक्ति भूखे पेट नहीं सो रहा है, इसको मैं उपलब्धि कहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि ये कागजों में तो नहीं है, धरातल पे है कि कोई भूखे पेट नहीं सो रहा? नहीं, ये हकीकत में कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सो रहा है। पर्याप्त मात्रा में चावल मिल रहा है और भरपेट भोजन कर रहे हैं। ये हमारे विभाग का खासियत। इसी से जुड़ा एक और सवाल निकलता है कि 90% से ज़्यादा, जैसे कि पूरी जनसंख्या है 3.25 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, क्या माना जाए आप सबको संतुष्ट कर ले रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सबको संतुष्ट करना मुनासिब नहीं है। क्या आप सबको संतुष्ट कर ले रहे हैं? मेरे ख्याल से सब संतुष्ट हैं। जो है APL भी है, कुछ बड़े लोग हैं 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन वाले, उनको 10 रुपये किलो में चावल दे रहे हैं 35 किलो, वो भी संतुष्ट है। और बाकी जो है उसको मुफ्त चावल दे रहे हैं, वो भी संतुष्ट है। और हर महीना अच्छा चावल मिले, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि पूरे प्रदेश में जो चावल वितरण हो रहा है, वो हर महीना वितरण हो। फिर भी अपन 95-96% तक के जो कार्ड में चावल प्रत्येक महीना उठाव हो ही जाता है। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो बच जाते हैं, उनका चावल रह जाता है। बाकी 96-97% तक के राशन हर महीना हम पहुंचा रहे हैं। चूँकि 90% का जिक्र हुआ, एक सवाल मेरे मन में है। बस्तर 2 तरीके से देखा जा रहा है, एक बस्तर अमित शाह की घोषणा से पहले का, एक बस्तर अमित शाह की घोषणा के बाद का, जिसको हम नक्सल मुक्त कह रहे हैं। पहले जो आप अनाज या राशन या जो भी चीज़ें हैं पहुंचा रहे थे, कितनी कठिनाइयां आ रही थी और अभी मौजूदा स्थिति में क्या स्थिति है? पहले हकीकत में बहुत कठिनाई होता था। 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर पैदल चल के राशन खरीदने पहुंचते थे और उसके बाद भी दिन भर का समय उनका लग जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो माड़ा क्षेत्र बना है आदिवासी बेल्ट में, वहाँ हम लोग मुफ्त में खाद्यान्न दे रहे हैं। जैसे मुफ्त में चावल तो बांट ही रहे हैं, उसके बाद चना भी मुफ्त में दे रहे हैं
नमक भी मुफ्तम दे रहे हैं और उसके अलावा वहाँ गुड़ भी मुफ्तम दे रहे हैं, शक्कर भी मुफ्तम दे रहे हैं। ये जो माड़ा क्षेत्र है वहाँ मुफ्त में राशन पहुँचा रहे हैं और उसका लाभ भी निश्चित रूप से मिल रहा है, वहाँ के लोगों को मिल रहा है। जी। और ऐसा ये जो दूरी वाला है वहाँ राशन दुकान भी हम खुलवाएं हैं, राशन दुकान खुलवाएं ताकि लंबा दूरी का सफ़र न करना पड़े, इसलिए नवीन राशन दुकान भी वहाँ पे हम खोले हैं ताकि ज़्यादा लंबा सफ़र करना न पड़े और आसानी से राशन मिल जाए। आपका विभाग जिस तरीके की घोषणाओं के बाद सत्ता में आया, ये आप भी जानते हैं, चावल धान लेना, उसके बाद लंबी चौड़ी घोषणा थी, दूसरी सरकार ने भी की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई, दाल नहीं गल पाई, आप लोगों की गल गई। मुझे एक बात बताइए, आगामी चुनाव में ये चुनौती नजर आता है, यही धान खरीदी? चुनौती तो है, लेकिन अभी जो किसानों का जो धान खरीदी कर रहे हैं, 3100 रुपये क्विंटल में 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं, आज पूरा किसान खुश हैं, इसलिए कि जो 3100 रुपये धान है खरीदी करते हैं उसका 24 घंटा के अंदर तो उसका जो समर्थन मूल्य का राशि है उसका भुगतान हो जाता है। शेष जो राशि है वो एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर उसका उन किसानों के खाते में राशि पहुंच जाता है। जैसे इस साल होली त्यौहार के पहले सभी किसानों के खाते में भुगतान राशि डाल दिया गया है और सभी किसान इससे खुश हुए हैं। पूर्व के सरकार में भी आप देखे हैं 4 किस्तों में देते थे, कभी किसी का जन्मदिन का इंतजार करते थे, खुद का जन्मदिन मना लेते क्या? जी, और किसी का और कुछ, तो 4 किस्त में देते थे। ऐसा आज नहीं है, हमारे माननीय विष्णुदेव साई जी का सरकार है, एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर पूरा 100% राशि किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। बीते दिनों धान खरीदी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ कह लूँ, बहुत सारी नाराज़गी कह लूँ, डेट बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। क्या था वो पूरा मामला? आज तक क्लियर नहीं हो पाया, मंच पे बैठे हैं, आज बता दीजिए हुआ क्या था। देखिए, धान खरीदी के संबंध में जो हुआ था, शिकायत कहते हैं, एक तो जो है उनके पास तो कुछ है नहीं मुद्दा, इसलिए शिकायत करते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। हम लोग दौरा किए हैं, अधिकारियों के साथ टीम बना करके पूरा दौरा किए हैं और जा कर के पता भी किए हैं कि कितना धान खरीदी के लिए बचा है। दूसरा बात, कुछ बच गया था जिसका पंजीयन हो गया था, उसका धान बच गया था, उसके लिए 2 दिन का और समय बढ़ाए। 2 दिन में ऐसा हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया है कोई किसान का धान बच गया है। सभी किसानों का धान हमने खरीदे हैं। ऐसा कुछ % किसान हैं जो लोग तो शुरू में मंडी में भी बेच देते हैं, ऐसे किसान रह गए, बाकी किसानों का धान नहीं। आरोप लग गए कि नहीं खरीदना तो अवैध पकड़ा के बॉर्डर पे पकड़वा दिया, सीज करा दिया, नहीं खरीदना चाह रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बॉर्डर पे जो धान अवैध धान कहते हैं, अवैध धान जो बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेश से धान आता है, उसको रोकने के लिए हम बॉर्डर में बैरियर लगाए थे और एक स्ट्रांग रूम भी बनाए थे। काफ़ी संख्या में हमारे विभाग के या अन्य विभाग के इस जो बैरियर वगैरह में जांच करते थे। जो दूसरे प्रदेश से धान आता था उसको रोक लगाने के लिए और काफ़ी कार्रवाई भी हुआ है, काफ़ी धान जब्ती भी किए हैं। और ये विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं कोचिया बिचौलियों का धान न बिके, इसके लिए भी निगाह रखते हैं और ऐसा ना हो तो कोचिया और बिचौलिया धान की खरीदी ना हो, उसके रोकथाम के लिए भी हम लोग उपाय करते हैं। विभाग से ही एक और सवाल है, फिर दूसरे सवालों पे चलूँगा। इस धान खरीदी ने आपको 5 साल सत्ता दी, 2.5 साल तकरीबन बीत चुका है, 2.5 साल बचा है। आप ही चूंकि उस विभाग के मुखिया हैं, क्या माना जाए आने वाले दिनों में दोबारा जब सत्ता आपको चाहिए होगी, विष्णुदेव साई 2.0, क्या माना जाए चुनौती ये धान रहेगा? देखिए, ये माननीय विष्णुदेव साई जी का सरकार है। आज किसान सब खुशहाल हैं, खुश है किसान।
मैं यह भी कह सकता हूँ, आप गांव पे जा कर के देख लीजिए, आपकी जो बिल्डिंग शहर में बन रहा है, टाइल्स वगैरह और ऊपर में जो लगता है, ये गांव में जा कर के देखो, किसान मार्बल झूमर सब नक्काशी हो गई। हाँ, किसान का घर दिख रहा है, इसलिए किसान खुश है। और निश्चित रूप से धान खरीदी है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सरकार है, धान खरीदी का लाभ भी मिला है और अपन जो राशन वितरण कर रहे उसका भी लाभ मिला है। और यह बात है निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा, माननीय विष्णुदेव साय जी का सरकार। तो धान खरीदी चुनौती नहीं रहेगा? धान खरीदी चुनौती है, धान खरीदी तो है चुनौती। आज धान खरीद रहे हैं, किसानों का 26.5 लाख किसानों से हम लोग धान खरीदे हैं। इस साल हम लोग 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, उसके बाद 144 लाख मीट्रिक टन, 149 लाख मीट्रिक टन, यानी इतना धान खरीदी करते हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को हो रहा है और धान खरीदी भी चुनौती है। देख लीजिए, पिछले सरकार में बारदाना के नाम से 15 रुपए के बारदाना को कहाँ 35 रुपए में खरीदते हैं। तो बता रहे थे आपकी दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। और हमारे सरकार में बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं, तौलाई में भी नहीं, उनका कहना था कि दिल्ली वाले आपको तो दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं है, उनको भी दे रहे थे। बाकी बारदाना 15 रुपए बारदाना को हकीकत में 40-45 रुपए तक में खरीदी किए हैं। पैसा कहाँ जा रहा था वो? देखिए, एडवांस राशि जमा करना पड़ता है हमको, जहाँ सिद्धू सिंधी है कलकत्ता में, वहाँ 6 महीने पहले एडवांस राशि देते हैं कि हमको इतना गठान बारदाना चाहिए, तो व्यवस्था वहीं से होता है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में पहुँचाने का काम करते हैं। और किसी भी प्रकार का बारदाने की खरीदी के संबंध में, बारदाने की कमी के संबंध में किसी प्रकार का शिकायत नहीं आया और धान खरीदी भी ढंग से सुचारू रूप से चला है। तौलाई में भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं। मतलब ये मैं मान लूं, विभागों का जो जवाब दे रहे हैं आप 100% खरा उतर रहे हैं। जी हाँ। अब आगे चलते हैं। आप जिस समाज से आते हैं, सतनामी समाज, उस समाज की बहुत बड़े अनुयायी कह लीजिए और बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। बीते दिनों जिस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हुई, तमाम तरीके के आरोप लगे, क्या माना जाए कि सतनामी समाज को नेतागिरी करने या उनकी अगुवाई करने के लिए वो पूरा किया गया कि कोई और वजह थी? देखिए, सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले हैं और दूसरा मैं कह सकता हूँ, हमारा मुख्य धाम है गिरोधपुरी धाम, वहाँ हर साल मेला भरता है। सतनामी समाज जैसे अहिंसा है, हिंसा उससे दूर रहता है। किसी प्रकार का जैसे मांस वगैरह भी नहीं खाते हैं, बीड़ी सिगरेट तो मना ही है, तो कुछ लोग होते हैं भी वो कर अलग है। सकते हो। हाँ, तो जो घटना घटा, ये घटना कार्यक्रम था सतनामी समाज का, आप सबको मालूम है। उस कार्यक्रम में कुछ कांग्रेसी लोग घुस गए, अन्य समाज के घुस गए और उनका प्लानिंग था। उस प्लानिंग के तहत वो लोग काम कर गए। जब सतनामी समाज का रैली निकला, उसके पहले वहाँ घटना घट गया। और यहाँ पे ये जैत खाम के संबंध में बात उठा है, ये गिरोधपुरी के अंदर नहीं है। गिरोधपुरी से 12 किलोमीटर दूर है, एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पे है। वहाँ कोई गुरु हमारा गया नहीं है, उसको बाघिन खो के नाम से जानते हैं। बाघिन खो है, उसको सफाई वफाई करके एक कोई साधु है, वो जा करके खड़ाऊ लगा के बैठ गया और धीरे से वहीं पे एक जैत खाम गड़ा दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सामाजिक हो या बाबा जी के द्वारा किया, ऐसा नहीं है। एक साधु है, उनके बदमाशी था, वन विभाग का जमीन है, वहाँ गड़ा दिया था, अवैध रूप से गड़ा था। उसी को लेकर के जो मुद्दा उठा, लेकिन इसमें समाज के अलावा नहीं, आप लोगों पे आरोप लग गए कि आपने कांग्रेस को जानबूझ के घेर दिया, देवेंद्र यादव को घेर दिया, अपने लोगों को बचा लिया। तो आप देख लीजिए, सभी का मोबाइल में फोटो है, वहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताइए, सतनामी समाज के कार्यक्रम में
ये कांग्रेस के विधायक का क्या काम था? इन्होंने जा करके अपने यहाँ से ग्रुप ले जा करके जो दंगा प्रसाद हुआ है, माहौल बनाने गए थे कि माहौल नहीं, अब ये उसका करके सतनामी समाज को अपने खुद लेकर के गया था साथ में, और वहाँ जा करके जो हुआ है कलेक्टेड में, ये प्रमुख रूप से उन्हीं का हाथ है और सतनामी समाज के ऊपर आरोप लग गया। चूंकि सतनामी समाज की बात हो रही है, एक सवाल समाज से और है। सतनामी समाज के जो युवा हैं उनके लिए कुछ विशेष योजना या कुछ आप ऐसा कि एक रोड मैप हो कि हाँ उनके लिए ये किया जाएगा, कुछ ऐसा आने वाले दिनों में प्लानिंग? क्या है, हकीकत में देखा जाए कि सतनामी समाज शिक्षा के नाम से बहुत कमज़ोर है। जो जागरूकता आनी चाहिए नहीं आ पा रहा है। समाज के जो बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं, अच्छे अंक लेकर के आ नहीं पा रहे हैं, और उनके पास नौकरी जब परसेंट कम है तो नौकरी लगने का सवाल भी नहीं उठता, और दूसरे तरफ व्यवसाय धंधा से जुड़ने का भी प्रयास नहीं करते, जबकि सरकार का बहुत सा योजना है। हमारा प्रयास यही रहता है कि आज जो बच्चे हैं खाली घूम रहे हैं वो छोटे छोटे उद्योग लगाएं और सरकार की योजना का लाभ ले। वैसे कई ठे योजना भी चल रहा था, मिनी माता स्वावलंबन योजना, अंत व्यवसाय, इसमें फाइनेंस का व्यवस्था है। फाइनेंस करा करके छोटे छोटे व्यवसाय करें या बड़ा भी कर सकते हैं, इस ओर जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो चूक कहाँ हो जा रही है, चूक कमी कहाँ रह जा रही है? जुड़ नहीं पा रहे हैं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उतना संख्या में मतलब आप मान रहे हैं चूक हो रही है? चूक नहीं, जुड़ नहीं पा रहे हैं बच्चे लोग। वजह इसके पीछे की क्या है? अशिक्षा, अशिक्षा है। मैं तो बता रहा हूँ, शिक्षा की ओर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जहाँ जा कर के भी निवेदन करते हैं समाज से, बच्चे को अच्छे पढ़ाओ, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिलना चाहिए। जब तक संस्कार अच्छा नहीं रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का तो घूम घूम के दौरा करके प्रचार प्रसार करके समाज को जोड़ने का काम, और समाज को व्यवसाय में जोड़ने के लिए भी हम लोग आग्रह निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिल रहा है जितना हमको मिलना चाहिए। चलिए, आपने माना, ये एक बड़ी बात है। एक सवाल और है, चूँकि मुझे लगता है अब आप जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा को जानते हैं क्योंकि आप भी पोते पर पोते वाले हैं। एक सवाल है, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ जेन ज़ी को लेकर और जिस तरह की चीज़ें निकल के आई, जिस तरह की भाषा शैली हुई और तमाम सारी चीज़ें, उसको लेकर आपका खुद का क्या मत है? आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में जैसे कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए बच्चों के अच्छा, नीट की परीक्षा को लेकर, आपका उस पर क्या मत है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, क्या है, ये तो दिल्ली में जो प्रदर्शन वगैरह हुआ है, हकीकत में क्या है, कुछ उसमें कहीं पे कमी रह गया था, और दिल्ली के प्रदर्शन जो हुआ है तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन केंद्र का मामला है। एक सवाल और है, चूंकि हम चर्चा युवाओं की और आपका विभाग की चर्चा इसलिए भी सम्मति थी क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी आबादी को आप अन्न राशन पहुंचाने का काम आपका विभाग कर रहा है। एक आखिरी सवाल लूँगा, आज के युवाओं को लेकर कोई संदेश आपको, चाहे वो सतनामी समाज हो चाहे वो दूसरा समाज हो, क्योंकि चर्चाएं यहाँ युवाओं की हो रही थी? क्या है, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जितने युवा हैं वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा अंक लेकर के आए ताकि उनका कहीं न कहीं भी पोस्ट मिल जाए, या फिर हमारे सरकार का भी नई उद्योग नीति बनाए। काफ़ी हद तक के उस उद्योग नीति का लाभ मिल सकता है। हम उस ओर भी बढ़ा रहे हैं कि आप लोग उद्योग में सामने आइए और बैंक का लोन लेकर के, और सरकार सब्सिडी दे रहा है, विद्युत में छूट दे रहा है और अन्य छूट मिल रहा है, वो छूट का, सब्सिडी का लाभ लेकर के उद्योग खोलने की आवश्यकता है। और क्या है, दूसरी तरफ जो युवा हैं उनको निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ उद्योग व्यवसाय में भी जुड़ना चाहिए। और आज हमारे विभाग में आज एक
नया शुरू किया है एटीएम, ग्रेन एटीएम। ये क्या है, इसको बताइए जरा। एटीएम तो पैसा निकालने वाला है। एटीएम से पैसा निकलता है। आज 3 जगह शुभारंभ किए हैं, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। एटीएम में आपका राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर आप उसमें डायल करेंगे और थंब्स लगाओगे तो जितना आपका राशन बनता है वहीं से मिल जाता है। बोरी लगा दो, 35 किलो चावल है, 35 किलो चावल तुरंत मिल जाता है। और ये बहुत बड़े खुशी की बात है हमारे प्रदेश के लिए। एटीएम जो है इसमें कोई भी प्रदेश के आदमी अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड ला करके उसमें चावल निकाल सकता है। ये तो बहुत शानदार चीज बताई आपने, बहुत जोरदार तालियां। जैसे आप एटीएम में कार्ड डालते हैं, पैसा निकलता है, वैसे ही अब आप अपना थंब लगाइए और बोरी लगाइए और राशन ले लीजिए। जी, बहुत शानदार योजना का आज आप शुभारंभ करके आए हैं। 24 घंटा चावल मिलेगा। उसमें क्या है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसमें अपन सीसी मतलब दुकानों के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, लाइन लगने का और समय का बचत भी है, इसलिए बहुत अच्छा अभी एटीएम है। मैं तो इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने। छत्तीसगढ़ की जनता आपका भी तालियों की गड़गड़ाहट से अगर एक बार बजा दे तो वो भी आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत शुभकामनाएं इस योजना के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये दयालदास बघेल थे। इनके विभाग की चर्चा इसलिए भी जरूरी थी युवाओं की चर्चा के साथ, क्योंकि जो इनका विभाग है और छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 90% से ज़्यादा इस विभाग से जुड़ा हुआ है, तो इनका चेहरा और इनके विभाग की चर्चा जरूरी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ये कार्रवाई यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए मुझे और दयालदास जी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। थैंक यू सो मच दयालदास बघेल जी, युवा मंच पर आने के लिए, आईटीवी नेटवर्क के इस खास मंच पर आने के लिए और बेबाकी से सारे जवाब देने के लिए। मैं चाहूंगी दीपक जी आप मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें दयालदास बघेल जी को, यहां आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपने सुन ही लिया होगा कि प्रदेश की नई नई योजनाओं को लाने के लिए और जनता के समक्ष रखने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू द स्टेज।